गुजरात में क्या कॉम्बिनेशन है, क्या सोच के गुजरात में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्या लगता है जनता कि लड़ेगी चुनाव, हम नहीं लड़ रहे। क्या आपको उम्मीद है गुजरात से? जनता चुनाव लड़ेगी, जनता पैसा देगी, जनता समय देगी। हमारे पास पैसा भी नहीं है, हमारे पास समय भी नहीं है। दिल्ली के लोगों ने चुनाव लड़ा था, दिल्ली की जनता सड़कों पे उतरी थी, दिल्ली की जनता घर घर गई थी, दिल्ली की जनता ने जाके वोट मांगा था। गुजरात की जनता को चुनाव लड़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है कि अरविंद केजरीवाल को दलितों पे अट्रॉसिटीज, दलितों पर या पाटीदार्स पर या फौजियों पर या एक्स सर्विसमैन पर, ये सारी चीजें उन्हीं राज्यों में दिखाई पड़ती हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है? आप गए या गुजरात में जाके, आपने ऊना गए थे, आप वहां पर भी आप लोगों से मिले? जब मैं महाराष्ट्र गया था, जब उस कार्टूनिस्ट के ऊपर अटैक हुआ था, मैं रोहित वेमुला के लिए हैदराबाद गया था। हाँ। मैं तो सब जगह जाता हूँ जहाँ पॉसिबल होता है मेरे तो लिए। चाहे इलेक्शन लड़े या लड़े, आप जाएंगे हर जगह? बिल्कुल। इलेक्शन हम नहीं लड़ रहे सर, इलेक्शन जनता लड़ती है। गोवा में भी आप में इलेक्शन लड़ने की तैयारी है। मनोहर पर्रिकर डिफेंस मिनिस्टर वहीं से आते हैं। क्या तैयारी है गोवा में, क्या उम्मीद है आपको गोवा से? गोवा के अंदर भी जैसा मैंने कहा कि जनता के अंदर पूरा माहौल है। जनता 2012 के अंदर गोवा की जनता ने कांग्रेस को हराया था। कांग्रेस बहुत ज्यादा करप्शन किया था कांग्रेस ने उस टाइम, एंड पीपल वर फेड अप ऑफ। उस टाइम उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, माइनॉरिटीज ने बीजेपी को वोट दिया था जो कभी जिंदगी में बीजेपी को वोट ना दें। उस टाइम मनोहर पर्रिकर उम्मीद थे उनके लिए। ही केम आउट एज अ, इन 5 साल के अंदर प्रिडोमिनेंट फीलिंग लोगों के अंदर यह है कि बीजेपी ने भी वही काम किया जो कांग्रेस करती थी, उतना ही करप्शन किया, उतना ही उन्होंने धोखा दिया। मनोहर पर्रिकर ने धोखा दिया, बीजेपी ने धोखा दिया। नाउ दे वांट टू थ्रो आउट बोथ द पार्टीज। ओके, हाइपोथेटिकली मान लें अगर पंजाब, गोवा और गुजरात में अगर आप जीत जाते हैं, कहाँ का मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे? यार ये अजीब बात है। मैं अभी आप दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली में खुश हूँ। मेरी प्रधानमंत्री जी से मैं पिछले साल मिला था अगस्त के महीने में। मैंने उनसे यही कहा था, प्रधानमंत्री जी से, मैंने कहा सर आप मुझसे नाराज रहते हैं बहुत ज्यादा। आप क्यों नाराज रहते हैं? मैं आपके बेटे की उम्र का हूं, अगर मेरे से कोई गलती हो गई मुझे बता दो, मैं गलती ठीक कर लूंगा। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, मैं आपसे जमीन नहीं मांग रहा, कुछ नहीं मांग रहा। दिल्ली में टैक्स का जो पैसा आता है ठीक ठाक है, आप हमें काम करने दीजिए, हमारे काम में अड़चन मत अड़ाइए। हम आपका स्वच्छ इंडिया का मिशन है, मैंने कहा मैं दिल्ली को साफ करके दिखाऊंगा। 2 साल आप मेरे को काम करने दो, दिल्ली को किसी भी फॉरेन कंट्री से कंपेयर कर लेना, हम दिल्ली को साफ करके दिखाएंगे। आप स्किल इंडिया की बात करते हो, हम आपको स्किल इंडिया करके दिखाएंगे। और मैंने कहा मैं बाहर जाके आपकी तारीफ करूंगा, मोदी जी की वजह से हुआ ये। आप हमें केवल काम करने दीजिए, रोज रोज का खिच मत कीजिए। वो नहीं माने। अब जब आप कहेंगे मोदी जी मुझे मरवाना चाहते हैं, आप इस तरह के स्टेटमेंट देंगे तो कहां खुश रहेंगे आपसे? आपने कहा कि मोदी जी मुझे मरवाना चाहते हैं, अब लोग पूछ रहे हैं क्या सबूत है? मोदी जी को ये टाइम थोड़ी रह गया सिर्फ काम कि अरविंद केजरीवाल पे अपनी सारी एनर्जी वेस्ट करें। क्यों कहा आपने कि वो हर चीज में टांग अड़ा रहे हैं, हर चीज के अंदर वो लोग। पर आपको लगता है कि ठीक था एक मुख्यमंत्री के लिए कहना कि प्रधानमंत्री उन्हें मरवाना चाहते हैं? कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे, कहीं ना कहीं से कुछ आपको लगा कि शायद आप इसको रोक सकते थे, इस तरह की बात ना करते? नहीं, मुझे नहीं लगता। जो भी बात मैं कहता हूँ वो सोच समझ के कहता हूँ, और मैंने जजों का भी जो कहा वो सोच समझ के, सारे हर चीज का आप कहते हो सबूत लाओ, सबूत लाओ। अगर 20 जज अगर आपको आके कहते हैं हमारे फोन टैप हो रहे हैं, तो इस बात को तो सामने आना चाहिए ना, किसी को तो रखना चाहिए देश के सामने। हर चीज सबूतों पे थोड़ी, हम कोई कोर्ट के अंदर थोड़ी वो लड़ रहे हैं कि सबूत लाओ। तो मैंने तो उन्हीं की बात को देश के सामने रखा है कि ये अच्छी सिचुएशन नहीं है अगर सारे जजेस के फोन टैप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। एक प्रिडोमिनेंट फीलिंग है जजेस के अंदर कि सबके फोन टैप हो रहे हैं, ये ठीक नहीं है। दिल्ली में आने से पहले एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में अभी एक एनकाउंटर हुआ, सिमी के आतंकवादी उसमें मारे गए, कुछ सवाल भी उस पर उठे हैं। अरविंद केजरीवाल कहाँ खड़े हैं उसमें? मैंने तो कहा था कि भाई जांच होनी चाहिए। अब तो आप ही के चैनल ने सबसे पहले उठाया था, इसके लिए मैं बधाई देता हूं आपके चैनल को। आपने कहा था कि फर्जी एनकाउंटर है, सबसे ज्यादा राहुल कंवल ने शायद सबसे ज्यादा इस बात को ट्वीट भी किया था, उन्होंने उठाया भी था कि फर्जी एनकाउंटर है, फर्जी एनकाउंटर है। फर्जी एनकाउंटर मतलब इस सरकार के बारे में सब कुछ फर्जी है, एनकाउंटर फर्जी है, केस फर्जी है, हमारे ऊपर जितने केस लगाते हैं सारे फर्जी हैं। गुजरात में जितने लड़कों के ऊपर केस लगाए, दलितों के ऊपर केस लगाए, शिवराज सिंह चौहान की सरकार है सर, वो मोदी जी की, भाजपा ही की है। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री तो अलग है सर, वो काम तो इंडिपेंडेंटली कर रहे होंगे या उन्हें भी मोदी जी चला रहे हैं? सर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। मैं तो भाजपा की बात कर रहा हूँ, भाजपा, एबीवीपी, आरएसएस, गौरक्षक,
इन लोगों की जो देश भर के अंदर गुंडागर्दी हो रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये सारा का सारा एक ही परिवार है, एक ही परिवार है, स्ट्रेटेजी एक ही जगह बनती है और फिर उसके बाद इंप्लीमेंट होती है। तो सब कुछ फर्जीवाड़ा है। OROP लागू किया, वो फर्जीवाड़ा। इन्होंने अभी कल रामकिशन के बारे में कह रहे थे कि भाई बैंक की कैलकुलेशन गलत हो गई, फिर कल आपके चैनल ने भंडाफोड़ किया है। इसके लिए भी बधाई आपके चैनल को। एक मिनट सुन तो लो। जी 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 जी। तो आपके चैनल ने भंडाफोड़ किया कि बैंक का मैनेजर कह रहा है हमारे यहाँ कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं हुई है, ऊपर से पेंशन ही इतनी आती है। वो फर्जीवाड़ा। कैसे यकीन करोगे आप इस सरकार के ऊपर? जो बोलते हैं वो झूठ, जो करते हैं वो फर्जीवाड़ा, फर्जी केस, फर्जी एनकाउंटर, फर्जी OROP, फर्जी झूठ बोलते हैं। जिस दिन लोगों की विश्वसनीयता अपनी सरकार पे खत्म हो जाए, वो बहुत खतरे की घड़ी है। 8 आतंकवादियों ने एक कांस्टेबल को मार दिया वहां पर, बड़ी बेरिया में गलत किया। आपको नहीं लगता कि, क्योंकि शायद हो सकता है आम आदमी पार्टी अभी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, इसलिए आपको नहीं लगता कि किसी को शायद जाना चाहिए था, पार्टी रिप्रेजेंटेटिव को जाना ही दिया? आपको कम से कम मुख्यमंत्री जी को लिख के देना चाहिए था कि 1 करोड़ रुपए उनको भी दे दीजिए, आप जैसे कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री जी को बोलता हूँ फौजियों के लिए भी, या सिर्फ जो दिल्ली में होगा या जहां पर चुनाव की बात है वहीं पर अरविंद केजरीवाल? नहीं, जरूर देना चाहिए, शिवराज सिंह चौहान को जरूर देना चाहिए। दिल्ली पे आते हैं। पिछले दिवाली के बाद से लेकर अब तक लोग कह रहे हैं गैस चैम्बर बन गया है, बिल्कुल रहने लायक जगह नहीं रह गई है। ये मैं भी सहमत हूँ कि काफी ज्यादा पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है। पोल्यूशन के मोटे मोटे तौर पे 3 कारण हैं जो स्टडीज भी निकल के आई हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण जो है वो आसपास के स्टेट्स के अंदर जो फसलें जलाई जा रही हैं, वो बहुत बड़ा कारण है। और इसको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते, बिकॉज आइसोलेशन में आपको समाधान नहीं मिलेगा। जैसे मैं अमृतसर से अभी आया, पूरा रास्ता चोक्ड था, मतलब धुआं था। अभी मैं कल रोहतक गया, पूरा रास्ता सेम चोक्ड था। तो जो फसलों का धुआं आ रहा है जलने का, वो सबसे बड़ा कारण एक है, जिसके टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं। मैं नेट पे पढ़ रहा था, जिसके टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं, लेकिन वो थोड़े महंगे हैं। सरकारों को सामने आके किसानों को वो देना पड़ेगा। मैं नाम भूल गया उस मशीन का। अभी क्या होता है कि आपकी फसल कटी तो उसका जो नीचे वाला तना रह गया उसको जलाता है फिर किसान अगली फसल तैयार करने के लिए। ठीक, उसको डिस्पोज करने के लिए कि उसको जलाए बिना नया बीज डाला जा सके, इसके लिए कोई मशीन है। वो $2000 की, तो कितना, करीब 1 लाख रुपए हो गया। अगर सरकार उसकी अच्छी खासी सब्सिडी दे दे, अभी 50% सब्सिडी है, बहुत सारे किसान खरीद नहीं रहे हैं। अगर उसकी अच्छी खासी सब्सिडी दे दे, या मान लीजिए सबको मुहैया करा दे, किसी भी तरह से मुहैया करा दे, तो इसको बड़े स्तर पे रोका जा सकता है। जी, हमें किसानों को उसके टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन देने पड़ेंगे ताकि ये फसलें जलाना बंद हो। ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण है दिल्ली के अंदर जो डस्ट उड़ती है, ये दूसरा कंट्रीब्यूट कर रहा है कारण, जिसके लिए अब हम वॉर फुटिंग के ऊपर वैक्यूम क्लीनिंग और वो पानी छिड़काव सड़कों के ऊपर शुरू कर रहे हैं। और तीसरा कारण वेहिकुलर पोल्यूशन है। ये ऐसा तो है नहीं कि इसी साल हुआ है, हर साल होता है। आपने ऑड इवन भी चलाया पोल्यूशन को टैकल करने के लिए। दिवाली हर साल आती है, दिवाली के बाद हर साल ये इस तरह की कंडीशंस बनती हैं। दिवाली के बारे में कहा जा रहा है क्रैकर्स बैन करना आपको लगता है कि थोड़ा ठीक होगा? नहीं, मुझे मतलब वॉलंटरीली लोग करना चाहिए। अब तो दिवाली को कई दिन हो गए, तो दिवाली का धुआं तो अभी तक नहीं है, दिवाली का धुआं तो खत्म हो गया, लेकिन हालात अभी भी बड़े खराब हैं। तो वो दिवाली की वजह से अभी नहीं है, दिवाली की वजह से 1 रात 2 रात पे फर्क पड़ सकता है। तो वॉलंटरीली इस बार काफी 40% बताते हैं कम इस बार क्रैकर्स जले हैं पिछले साल के मुकाबले। तो धीरे धीरे लोगों में इसकी जागृति आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा कारण, मतलब क्रॉप्स का जो कारण है, उसको हमें तुरंत वॉर फुटिंग के ऊपर टैकल करना पड़ेगा, जिसकी जरूरत है। ये आपने मतलब ये हर साल होता है, तो आपने इससे पहले ऐसा क्यों होता है कि जब कोई चीज बिल्कुल पीक पे पहुंच जाती है तब लगता है कि अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, तब दिल्ली सरकार काम कर रही है? ऐसा क्यों नहीं होता कि पहले से? हमारी तो अभी आई है सर सरकार, 1.5 साल ही हुआ है। मतलब 1.5 साल में अभी पिछले साल कोशिश की थी, अब इसको स्टडी भी कर रहे हैं। अच्छा, पिछले साल ऑड इवन करने की कोशिश की, व्हीकल पोल्यूशन कंट्रोल करने की कोशिश की। हम कोशिश कर रहे थे बसें और खरीदी जाएं। एक वो बस एग्रीगेटर पॉलिसी लाए थे, उस पे एलजी साहब ने ऑब्जेक्शन लगा दिया। बस एग्रीगेटर पॉलिसी आती तो एकदम से 4-5 हजार बसें दिल्ली की सड़कों के ऊपर उतर जाती। उस पर उन्होंने सीबीआई की इंक्वायरी बिठा दी, वो उन्होंने बंद कर दी। तो
इन हालातों के अंदर जब हमें काम भी नहीं करने दिया जा रहा, कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे इसको करने। अभी जो अनिल दवे साहब हैं एनवायरमेंट मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि ये जो अरविंद केजरीवाल की स्ट्रीट पॉलिटिक्स है, इससे काम नहीं चलेगा। अगर एनवायरमेंट और धुआं कम करना है, साथ में बैठ के राज्यों के साथ मिल बैठ के काम करना पड़ेगा। स्ट्रीट पॉलिटिक्स करने से और मीडिया के सामने खड़े होने बोलने से पोल्यूशन कम नहीं होगा। बता दें मेरे को कब मिलना है इनसे, आप टाइम फिक्स कर दो, मैं बात कर लेता हूँ इनसे। आप तैयार हैं? मतलब ऐसे बयानबाजी करने से भी काम नहीं चलेगा। हमारे मंत्री जा रहे हैं, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट मीटिंग बुलाती है हमारे मंत्री जाते हैं, हमारे ऑफिसर्स जाते हैं, जाके मिलते हैं, मिलके काम करने की कोशिश कर रहे हैं जी। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप से थोड़ी काम चलेगा। अब कोर्ट्स ने ये सीधा सीधा कह दिया है कि एलजी हैं दिल्ली के कर्ता धर्ता, यही मतलब निकाला जाए जो कोर्ट का डिसीजन है। उसके बाद अब क्या ऑप्शन है दिल्ली सरकार के पास? अब आप जैसे जो आप पहले करते थे कोर्ट के कहने से पहले भी कि प्रधानमंत्री काम नहीं करने दे रहे, एलजी काम नहीं करने दे रहे, अब आपको उसके लिए कोर्ट की भी बैकिंग मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट में आपने इसके लिए खिलाफ अपील लगाई है। तो क्या दिल्ली की जनता ये उम्मीद करे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट आपको कुछ राहत नहीं देता तब तक एलजी और मुख्यमंत्री जी के बीच में दिल्ली की जनता ऐसी परेशान होती रहेगी? सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आजादी की लड़ाई जो हम लोगों ने लड़ी थी उसके दो मकसद थे। एक था अंग्रेजों को भगाना जी, और दूसरा था देश के अंदर जनतंत्र स्थापित करना जी। हमारे संविधान की फाउंडेशन जनतंत्र है, जनता का शासन, जनता सरकार चुनती है, चुनाव होते हैं, सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। संविधान की ऐसी कोई भी इंटरप्रिटेशन जो जनता की पावर को खत्म करके एक आदमी के हाथ में सारी पावर दे दे, वो ठीक नहीं है, वो बहुत गलत है। तो ये इंटरप्रिटेशन अपने आप में ये बहुत बड़ा खतरा है जी। देश के संविधान के लिए, देश के जनतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है जो भी ये अभी माहौल चल रहा है। और इसके लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। लेकिन रिलीफ जब तक नहीं मिलेगा, जैसा मैंने अभी आपको इतने सारे काम गिनाए जी। आप रोज मनीष सिसोदिया को किसी ना किसी स्कूल में देखते हो। दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल बन रहे हैं, दिल्ली सरकार के स्कूलों में लिफ्टें लग रही हैं, दिल्ली सरकार के लार्ज स्केल के ऊपर जो बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, जो कमजोर बच्चे थे, उनको एक स्तर पे लाने की एक वॉर फुटिंग के ऊपर कोशिश चल रही है। एजुकेशन के अंदर इतना काम किया, दिल्ली सरकार के सारे अस्पतालों के अंदर सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, सारे टेस्ट मुफ्त कर दिए, 1000 मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, 122 पॉली क्लिनिक्स बन रहे हैं, हेल्थ के ऊपर इतना काम किया, बिजली की रेट सबसे कम कर दिए जी, पानी हमने मुफ्त कर दिया, 263 कॉलोनियों में पानी पहुंचाया, किसानों की जब फसलें बर्बाद हुई सबसे ज्यादा मुआवजा देश का हमने दिल्ली के अंदर 50,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से दिया, किसी किसान को हमने तकलीफ में नहीं होने दिया। सबसे ज्यादा काम आज दिल्ली के अंदर चल रहा है, इतनी तकलीफों के बावजूद इतना सारा काम चल रहा है। बिल्कुल। मैं दिल्ली की जनता को केवल यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो चैनल वाले बीजेपी वाले बार बार कहते हैं केजरीवाल लड़ता बहुत है, केजरीवाल लड़ता बहुत है, आपके लिए लड़ता हूं मैं, अपने लिए नहीं लड़ता, अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ता, जनता के लिए लड़ता हूं। अगर मैं ना लड़ूं मैं आपकी बिजली सस्ती नहीं कर सकता था, अगर मैं ना लड़ता मैं आपको पानी नहीं दिलवा सकता था, आपके घर में 263 कॉलोनी में पानी नहीं पहुंचा सकता था, अगर ना लड़ता दवाइयां फ्री नहीं हो सकती थी। लड़ लड़ के इन लोगों से मैंने, जैसे अभी आपने दिल्ली की जनता को ये बताया, वैसे ही इसी कैमरा में देख के दिल्ली की जनता बता दीजिए कि 3 ऐसे क्या काम अरविंद केजरीवाल आज करने वाले हैं जिससे पोल्यूशन से थोड़ी उन लोगों को राहत मिल जाए। इसी कैमरा में मैं वैक्यूम क्लीनिंग बहुत वॉर फुटिंग के ऊपर होने वाला है। वैक्यूम क्लीनिंग के पीछे वो पानी का वो लेके चलेंगे जिसकी वजह से वो पानी का छिड़काव करेंगे। बस ये खरीदने का जो प्रपोजल है वो एलजी साहब से लड़के या भाईचारे में बातचीत करके बस ये खरीदने के प्रपोजल को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। बस एग्रीगेटर जो पॉलिसी थी, बस एग्रीगेटर पॉलिसी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे स्कूल जाती हैं बसें, स्कूल छोड़ने बच्चों को, वो पूरा दिन खाली रहती हैं, तो अनप्रोडक्टिव एसेट है। हमने ऐसी पॉलिसी बनाई थी कि स्कूल छोड़ने गई बसें या ऑफिस की जो चार्टर्ड बसें होती हैं वो पूरा दिन खाली रहने की बजाय अगर उनको भी हम इस्तेमाल कर लें, उनको एक रूट दे दें कि भाई ये सारी बसें भी सड़क पे आ जाएं, तो करीब 5000 ऐसी बसें हैं दिल्ली के अंदर जो इस तरह का स्कूल जाने का, ऑफिस जाने का, वो एकदम से सड़कों पे आ जाएंगी। तो कितने बड़े स्तर के ऊपर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। सरकार भी बसें खरीद रही है लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो ये चीजें अगर कुछ लागू होती है, लेकिन सबसे बड़ा फिर से मैंने कहा आसपास के स्टेट्स के साथ केंद्र सरकार से मेरी अपील है कि एक बारी सबको बुला लें, सबको बिठा लें, और केंद्र सरकार अगर थोड़ा सा पैसा आसपास के किसानों के उनको वो मशीनें खरीदने के लिए दे दे, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए दे दे, जिससे कि किसानों को अपनी फसलें जलानी ना पड़े, सबसे बड़ा फर्क उससे पड़ेगा।
अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, चुनाव लड़ा, तो उनको पता था कि एलजी यहाँ पर है। उसके बाद भी यही बात होती रही कि काम नहीं करने दे रहे। विक्टिम कार्ड, जिसको बीजेपी वाले बोलते हैं कि आप हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते रहते हैं, कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई आपका विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा, एलजी सर्वोपरि है। कुछ रास्ता कहीं ना कहीं आप निकाल सकते हैं या निकल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा? कर तो रहे हैं। मैं आज चैलेंज करता हूं सर, किसी से भी कंपेयर कर लो। शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में कितने साल हो गए, वसुंधरा राजे जी को कितने साल हो गए, डॉक्टर रमन सिंह को 1.5 साल में जितना हमने काम करके दिखा, मैं तो गिना रहा हूं आपको। बिजली सबसे सस्ती कर दी, पानी कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। आप उन्होंने जो काम किया उसके साथ कंपेयर कर लो। 15 साल में उनका काम और 1.5 साल में हमारा काम। इतनी सारी अड़चनों के बावजूद भी आज दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा काम दिल्ली सरकार कर रही है। अब मिनिमम वेज हम बढ़ाने जा रहे थे, सारे दिल्ली के लोग बड़े खुश हैं। 15,000 रुपए महीना मिनिमम वेज किसी राज्य के ऊपर नहीं है। 2 बार फाइल एलजी साहब वापस कर चुके हैं, 2 बार। अगस्त में लागू होना था ये, लेकिन अब वापस फिर हम कर रहे हैं। फिर हम कमेटी, 1 मिनट, फिर कमेटी बिठा रहे हैं, मिनिमम वेज लागू करवाएंगे, उनका बढ़ाएंगे मिनिमम वेज। सारे कच्चे जो ये हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको पक्का करने का 2 बार फाइल भेज चुका हूं मैं एलजी साहब को, 2 बार वापस कर दी। अब फिर करेंगे, फिर भेजेंगे, फिर लड़ेंगे उनके साथ, करवा के रहेंगे। यही मैं कह रहा हूं कि मैं इनसे लड़ लड़ के काम करवा रहा हूं, लेकिन काम करवा रहा हूं, काम हो रहे हैं, डिलीवरी हो रही है, और देश में सबसे ज्यादा डिलीवरी आज दिल्ली के अंदर हो रही है। इस डिलीवरी पर कहीं ना कहीं कोर्ट के डायरेक्शंस का आते रहे, लगा कि जब तक कोर्ट नहीं कहता तब तक अरविंद केजरीवाल। फायदा ये होता अगर कोर्ट भी हमारा साथ देता तो नहीं, जैसे कोर्ट ने जो ऑर्डर किया वो जनतंत्र के खिलाफ है मेरे। जैसे ड्रेनेज वाला, क्लॉगिंग वाला हुआ था, उस पे कोर्ट को, हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। उसके बाद आपने टास्क फोर्स बनाई, ये एक जो वाटर लॉगिंग के ऊपर जब ये बारिश का था, तब उसके बाद एक कोर्ट ने बोला था आपने एक चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट करी, एक मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स। इसके बाद डेंगी और ये वाला जो सिचुएशन, उसमें भी कोर्ट ने बुलाकर गार्बेज कलेक्शन के ऊपर आपको भी बुलाया, आपको भी डांट पड़ी, एमसीडी को भी डांट पड़ी। तो कहीं ना कहीं कोर्ट की डांट धक्का दे रहे हैं, कोर्ट की डांट सर माथे पे। अगर हम कोई गलत काम करते हैं, कोर्ट को पूरा अधिकार है हमें डांटने का। 100 चीजें हैं, 100 चीजों में 10 अच्छी भी करेंगे, 10 हो सकता है छूट भी जाएं। अगर कोर्ट हमें बताता है, हमारा ध्यान उस तरफ करता है, हम सारी चीजें कोर्ट की मानते हैं, कोर्ट की इंप्लीमेंट करते हैं। डेंगू और चिकनगुनिया के ऊपर मैं बता दूं, दिल्ली के अंदर मच्छर बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी थी? एमसीडी की जिम्मेदारी थी, जिसमें बीजेपी का राज है। बीजेपी के कंट्रोल में है एमसीडी, आप तो जानते ही हो। उन्होंने कोई दवाई का छिड़काव नहीं किया इस पूरे सीजन में, जिसकी वजह से मच्छर फैल गए। मैं जब अपनी सर्जरी करा के वापस लौटा, मैंने उसको कहा, सत्येंद्र जैन को, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को, मैंने कहा मैं फाइल पे साइन करके दे रहा हूं, क्योंकि ऑब्जेक्शन लगेगा कि एमसीडी का काम आप क्यों कर रहे हो। मैंने कहा मशीनें खरीदो, किराए पे लो। 300 मशीनें खरीदी, वॉर फुटिंग के ऊपर पूरी दिल्ली के अंदर हम लोगों ने अभी दवाई छिड़वाई है। मैंने कहा अगर वो पकड़ेंगे तो मेरे को पकड़ेंगे, मैं साइन कर रहा हूं फाइल के ऊपर। हमारे बच्चे मरेंगे क्या? ये सत्येंद्र जैन साहब ने कई बार ये भी सब कह रहे हैं कि हमेशा, क्योंकि आप लोगों के पास ये एक्सक्यूज होता है कि काम नहीं करने दे रहे, एलजी साहब ने हमारे लोग ले लिए वापस। सत्येंद्र जैन साहब ने कहा कि एक एफिडेविट दिया कि ऑफिशियल्स जो हैं वो उनको डिसोबे कर रहे हैं, हेल्थ ऑफिशियल नहीं आ रहे हैं। वो कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप नाम बताइए, बताया था, एफिडेविट दिया था, चंद्राकर भारती। उसमें तो लिखा है कि नहीं, कोर्ट ने तो बोला कि उनको फाइन भी करा गया कि उन्होंने नाम दिया था। तो उसके बाद फाइन क्यों हुआ फिर? सत्येंद्र फाइन हुआ था, फ्राइडे को कोर्ट ने कहा कि आप 24 घंटे में दीजिए। सैटरडे संडे छुट्टी थी, मंडे को 11 बजे तक दे दिया। कोर्ट इस बात से नाराज हुआ कि सैटरडे को क्यों नहीं दिया। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो दिल्ली में जो पूरा माहौल, जिस तरह का आपने भी जिस तरह से बात कर रहे हैं, पूरे इंटरव्यू में आपने कहा कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, उसकी वजह से जो बाकी स्टेट हैं वहां पे आपको लग रहा है कि उम्मीद है आ जाएगा, पुलिस हमारे हाथ में होगी, इस वजह से वहां पे वो मिलेगा, ताकत मिलेगी, क्योंकि वो हाफ स्टेट नहीं है। वहां पे सेंटर का इंटरवेंशन ज्यादा नहीं हो सकता, तो वहां पे और ज्यादा काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं, केंद्र सरकार की क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि साथ मिलकर काम करें? चलो हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया एलजी सुप्रीम है, मान लेते हैं एलजी सुप्रीम है, तो एलजी को टांग अड़ानी चाहिए कि एलजी को सुप्रीम होने के बाद काम कराना चाहिए? बताओ आप। तो एलजी का काम सुप्रीम होने के बाद बस टांग अड़ाना है, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं। अरे मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं कर क्या सकता हूं ये तो बता दो। कुछ कर भी सकता हूं कि नहीं कर सकता? ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता। मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं बना सकते, बिजली सस्ती भी नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड पे ताला लगवा दिया इन्होंने, वक्फ बोर्ड पे ताला लगा हुआ है। डीसीडब्ल्यू बंद करने में, दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन बंद करने पे लगे हुए हैं। क्या मानसिकता इन लोगों की यार। इसीलिए आपको टाइम मिल जाता है कि आप बाकी स्टेट में जाके अपना सब कुछ करेंगे।
इस ईमानदार राजनीति को पूरे देश के अंदर लेके जाना है। आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से दिल्ली में काम नहीं करने दे रहे, फिर भी सबसे ज्यादा काम इधर हो रहा है क्योंकि ईमानदार राजनीति है। सारा देश आज ईमानदार राजनीति की मांग कर रहा है। 526 करोड़ रुपए का आपने दिल्ली के टैक्स पेयर के जो पैसा है उसको अपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह के नहीं, गलत है रखा। सर आप लोगों ने बताया था कि टोटल 526 70 करोड़ 73 करोड़, चलिए 73 करोड़ मान लेते हैं। आप कर सकते हैं, सरकार आपकी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने ये सवाल जरूर उठाया कि जो ये सारे जो ऐड हैं वो बाहर के राज्यों में क्यों लग रहे हैं? जाना चाहिए। दिल्ली में हमने बिजनेस करना ठीक कर दिया। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमने जैसे जब मैं मुख्यमंत्री बना, दिल्ली के अंदर इवेंट्स, दिल्ली देश की राजधानी है, इवेंट्स होते हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल इवेंट्स। इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री वाले आए बॉम्बे से, उन्होंने कहा जी 10 साल से दिल्ली में इवेंट होने बंद हो गए। मैंने कहा क्यों? बोले जो 27 डिपार्टमेंट से एनओसी लेने पड़ते हैं, हर डिपार्टमेंट पे चढ़ाना पड़ता है, 4 महीने लगते हैं एक इवेंट की परमिशन लेने में। हमने कई सारे डिपार्टमेंट्स के एनओसी कैंसिल कर दिए कि अब जरूरत नहीं है, और जितने बचे उसको ऑनलाइन कर दिया कि अब आप ऑनलाइन कर सकते हो। अब एक इवेंट हुआ था रिसेंटली जिसमें उनके मैनेजर्स ने आके बताया जी आधे घंटे के अंदर बॉम्बे बैठे बैठे हम लोगों को सारे एनओसी मिल गए। 1 मिनट सुनिए। जी जी जी। अगर हमने बिजनेस करना आसान किया दिल्ली के अंदर, तो पूरे देश के अंदर मैं जाके बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा कि एडवर्टाइजमेंट देके कि दिल्ली के अंदर आके बिजनेस करो। अगर हमने दिल्ली के अंदर शिक्षा अच्छी की, स्वास्थ्य अच्छा किया, सारी देश की जनता, दिल्ली के अंदर केरला वाले भी रहते हैं, दिल्ली के अंदर तमिलनाडु वाले, दिल्ली इज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। सारे देश को पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए कि दिल्ली के अंदर कितना सुधार हो रहा है। सारे देश को इंटरेस्ट है, सारा देश देख रहा है दिल्ली के अंदर। और उसको जो लोग कह रहे हैं कि दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, दिल्ली के टैक्स पेयर को तकलीफ नहीं हो रही, बीजेपी वालों को तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो अच्छा काम तो करते नहीं है, वो तो गंदी धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं बीजेपी वाले। वो अच्छा काम करके कंपटीशन अच्छा हमसे करके दिखाएं। तकलीफ दिल्ली की जनता को नहीं हो रही, तकलीफ मीडिया वालों को हो रही है और बीजेपी वालों को। 3 मिनिस्टर हैं आपकी सरकार में जिनको आपको निकालना पड़ा अलग अलग कारणों से। अभी लेटेस्ट एक सीडी वाला जो हुआ था उसमें आपको उनको निकालना पड़ा। सबने बहुत बढ़िया कहा कि अरविंद केजरीवाल नो नॉनसेंस चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसलिए लोगों को निकाल दिया। पार्टी से क्यों नहीं निकाल देते आप उन्हें, अगर वो इतने ही गंदे लोग हैं तो? एक बार वो आ जाए वापस, मतलब प्राइमा फेसी एविडेंस आया, हमने तुरंत उनको निकाल दिया। अब जैसे जजमेंट आएगा हम पार्टी से निकाल देंगे। सर ये बात तो सभी कहते हैं, जब तक जजमेंट नहीं आएगा तब तक हम क्यों? कैबिनेट से तो निकाले हैं हमने, कैबिनेट से निकाला कि नहीं निकाला? उनको पार्टी की मेंबरशिप से टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया है। एक बार जजमेंट आ जाए कोर्ट का, अब उनके पास कोई पावर नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। जजमेंट आ जाएगा, पार्टी से भी निकाल देंगे। मैं बिल्कुल जाने से पहले कुछ मैं 2 नाम आपके सामने लूंगा। उन दोनों नामों में से लाइक डिसलाइक जो भी आप उनके बारे में सोचते हैं, मत करिए। उनके बारे में बस मुझे 2-3 नामों के बारे में बता दीजिए। मैं शुरुआत कर लेता हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल हर चीज पे बोल देते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन में से। ये सब वो बच्चों वाली बातें हैं, ये चूज कीजिए, वो चूज कीजिए। मुद्दों पे आते हैं, मुद्दों पे ही बात कर रहा हूँ। बिल्कुल इनमें से कई मुद्दे भी निकलेंगे, इसीलिए बता रहा हूं। देखिए आप राजनीति में बहुत बड़े आदमी हैं, तो इसलिए इन सब चीजों से मुद्दे बहुत निकलते हैं। चलिए जाने से पहले, अगर आप नहीं चाहते तो मैं जाने से पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि 2019 के लिए अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को और अपने आप को कहां खड़ा देखते हैं? हम इस देश की राजनीति बदलना चाहते हैं। हम यहाँ पद और प्रतिष्ठा के लिए नहीं आए हैं। आज भी सड़क के ऊपर भी लड़ रहे हैं, अंदर भी लड़ रहे हैं। दिल्ली के अंदर जिस तरह से सरकारी कंस्ट्रक्शंस के अंदर अब पैसे बचने चालू हुए हैं, हमने एक फ्लाईओवर बनाया था, 325 करोड़ का फ्लाईओवर बनना था, हमने 200 करोड़ के अंदर बना के पूरा कर दिया। एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 24 करोड़ का बनना था, 16 करोड़ में पूरा कर दिया। पहले डिस्पेंसरी 5 करोड़ में बननी थी, हमने 20 लाख रुपए के अंदर डिस्पेंसरी बना दी। इस किस्म की ईमानदार राजनीति हम देश के अंदर करने आए हैं। पूरे देश के अंदर इस किस्म की राजनीति फैले, चाहे आम आदमी पार्टी करे, चाहे बीजेपी करे, चाहे कांग्रेस करे। बीजेपी और कांग्रेस वाले अगर हमारी देखा देखी या हमारे प्रेशर में अपनी राजनीति बदलने के लिए तैयार होते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई राज करे देश के ऊपर, ईमानदार राजनीति होनी चाहिए। हमारा मकसद आम आदमी पार्टी नहीं है, हमारा मकसद देश है, हमारा मकसद ईमानदार राजनीति है। राहुल गांधी को एक बार आपने कहा था कि वो तो राजनीति में बच्चे हैं, अब कल परसों आपके साथी वहां पे खड़े साथ नहीं थे, वो अलग जगह खड़े थे, पर एक ही तरह के मुद्दे पे थे। आज आपकी राहुल गांधी के बारे में क्या? मेरे को किसी के बारे में कोई ओपिनियन जाहिर करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा, वो है ना, 100 चूहे खा के बिल्ली आज को चली। आज ही सुबह कई सारे एक्स सर्विसमैन मेरे घर पे आए हुए थे। मतलब एक पूरे चारों तरफ माहौल है कि बहुत अच्छा किया आम आदमी पार्टी ने जो सेनानियों का मुद्दा उठाया है। वही बता रहे थे, कहते हैं जी 1971 से लेके पिछले साल तक इसी कांग्रेस ने एक्स सर्विसमैन के
चीजों को धीरे धीरे सब कटेल किया था। मतलब यही लोग जिम्मेदार हैं आज आर्मी की जो हालत है, और अब ये लोग नाटक कर रहे हैं। बट एनीवे, इट्स नॉट अबाउट कंपटीशन विद एनी पार्टी। हमारा मुद्दा, मकसद उनके मुद्दे हैं और उनके मुद्दे पूरे होने चाहिए। आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको कहना चाहूँ, मैं दिल्ली में काम करने दो प्लीज। चलो मान लेते हैं कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, एलजी के पास सारी पावर है, एलजी को बोल दो टांग ना अड़ाए, चुने हुए हैं हम लोग, जनता हमसे पूछती है, हमें काम करने दे, एलजी फाइल पे साइन कर दे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिल्ली में काम करने देंगे तो अरविंद केजरीवाल को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे को कहीं नहीं जाना सर, मेरे को अमेरिका थोड़ी जाना है, मतलब और फ्रांस थोड़ी जाना है। सब कह रहे हैं और राज्यों में चीफ मिनिस्टर बनने। मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ सर, पूरा देश आज ईमानदार राजनीति चाह रहा है और उम्मीद आम आदमी पार्टी के अंदर देख रहा है। बीजेपी और कांग्रेस वाले सुधर जाएंगे, ईमानदारी करने लगेंगे तो लोग इनको भी वोट दे देंगे। कुछ पहल करना चाहेंगे आप प्रधानमंत्री साहब रिश्ते सुधरे? जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री आपको पसंद नहीं करते हैं, एक बार कोशिश दोबारा करके देखना चाहेंगे? आप फिक्स कर दो, वो टाइम भी नहीं देते मेरे से मिलने का। चलिए, ये थे अरविंद केजरीवाल, OROP से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक, और उसके बाद पंजाब गुजरात की राजनीति, और दिल्ली में ये अब पोल्यूशन को टैकल करने के लिए क्या करने वाले हैं, दिल्ली में कैसे काम करने वाले हैं, उसके ऊपर हमारे सवालों का जवाब देते हुए आपके कमेंट्स और आपके सुझाव आज तक पर और हमारे ट्विटर पर आप जरूर भेजें। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए आज तक।